Good morning everyone. Today we are going to talk about internal security of India. नॉर्मली ये अज्यूम किया जाता है कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है ये टिपिकली यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 का कंपोनेंट है, बट ऐसा नहीं है. अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी पुट किए जाते हैं. सो इट विल हेल्प यू इनडायरेक्टली इन प्रीलिम्स, बट ऑफ कोर्स इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो मेंस पर ज़्यादा है. I already explained the structure of GS paper 3 in my previous video कि GS paper 3 के 5 major components हैं. You have economic development, you have environment and biodiversity, then you have technology section, then you have disaster management and then finally internal security. So ideally देखा जाए तो internal security का जो weightage होना चाहिए it should be somewhere around 50 marks. बट ऐसा नहीं है बिकॉज आजकल इंटरनल सिक्योरिटी थोड़ा सा ख़तरे में है एंड ऑल, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं. समटाइम्स द वेटेज इवन एक्सीड्स 70 to 80 मार्क्स. इससे भी ज़्यादा के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं. कभी कभी 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे, 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे. सो इट्स लाइक दैट. यूपीएससी इज़ बिट अनप्रडिक्टेबल, वी ऑल नो दैट. ठीक है, हो सकता है कभी आईएएस से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए और हो सकता है कभी 5 क्वेश्चंस आ जाएं. सो वी कैन नॉट बी लीनियंट और वी कैन नॉट बी रिलक्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. सो इज़ इट a difficult topic to comprehend? The answer is no. It is not difficult to comprehend. In fact, it is very essential to understand what are the basic challenges that India is facing in maintaining its integrity from external as well as internal threats. Okay, तो सबसे पहली नीड है हमारे कि हम इंटरनल सिक्योरिटी को डिफाइन करें. ये डेफिनेशन ऑफिशियल डेफिनेशन है जो कि भारत सरकार यूज़ करती है. अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी को डिफाइन करना है, लिखना है, सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट. ओके, इट इज़ द एक्ट ऑफ कीपिंग पीस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ सोवरेन कंट्री. सोवरेन, आई एम श्योर यू नो द मीनिंग. ओके, by upholding the national law and defending it against internal security threats which may have origin within the state or outside the states. अगर टेररिज्म इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हो रहा है देन ऑल्सो इट इज़ अ मैटर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. बट अगर टेररिज्म बाहर ओरिजिनेट हो रहा है एंड इट इज़ ट्राइंग टू पेनिट्रेट इनटू इंडिया देन ऑल्सो इट इज़ अ कंसर्न ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. हैंस मॉर्गेनथाउ, he was one of the most influential experts in international relations. उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी को डिफाइन किया है एज द प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन स्टेट. इंडिया का अपना एक कल्चर है, बट यहाँ पे गाइस कल्चर को आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है. इंडिया का कल्चर धोती कुर्ता पहनना या गुरुजी बुलाना is subject to transformation, and we will talk more about culture later on when we deal with the art and culture part. Okay, तो कल्चर जो है वो एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंटिटी है जो कि अगर स्टैटिक हो जाए तो फॉसिलाइज्ड हो जाती है. ओके, और ऐसे कल्चर्स को आउटडेटेड कल्चर्स कहा जाता है. सो अकॉर्डिंग टू मॉर्गेनथाउ इंटरनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन ये है. आंसर राइटिंग में ये दोनों डेफिनेशंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है किसी भी कंट्री के लिए. तो इंडिया के केस में वो कौन सी एजेंसी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी बॉडी है जो इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के यहाँ पे आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, मेजर फंक्शंस. ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिर्फ यही काम करती है, और भी उसके पास काम है. लेकिन कभी आपको अगर लिखना पड़े कि व्हाट इज़ और व्हाट आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ MHA, देन यू विल हैव सफिशेंट फोल्डर पॉइंट्स फ्रॉम दिस स्टडी मटेरियल. पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, अब यहाँ पे आपको समझने की बात आती है कि पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट को एट्रीब्यूट किए गए हैं. इट मीन्स यहाँ पर स्टेट का कंट्रोल होता है. तो अब यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी में क्या पुलिस काम नहीं करती है? द आंसर इज़
कि जो पुलिस काम करती है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का काम करती है, ठीक है, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो काफ़ी ब्रॉडर एस्पेक्ट है। एंड उस केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो दी जाती है CAPFs को, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं। एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस दे कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। CAPFs इंडिविजुअली भी काम करती हैं एंड ज़रूरत पड़ने पर ये स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन में भी काम करती हैं। इनफैक्ट MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंश्योर करता है कि जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू गुजरें, उनके पास अपडेटेड मॉडर्न वेपनरी हो एंड उनके पास अपडेटेड मॉडर्न कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हों। अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ था 2019 में, आई वुड कॉल इट लेट्स से इंस्पेक्शन, उसमें कई स्टेट्स ऐसे थे जहां पर एफिशिएंसी लेवल 30% से भी नीचे था। इट मीन्स उनकी वेपनरी इतनी आउटडेटेड थी कि उस वेपनरी में से केवल 30% को ही यूज़ किया जा सकता था इफ़ेक्टिवली। ओके, सो उस चीज़ को लेकर MHA क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प करती है, ट्रेनिंग में हेल्प करती है, वेपन्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, मॉनिटरी असिस्टेंस देती है। दूसरा काम MHA का है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स बॉर्डर मैनेजमेंट। ओके, इसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ कोर्स ये तो सेपरेट टॉपिक है, सो वी विल डील विद इट इंडिविजुअली। बॉर्डर मैनेजमेंट से मतलब क्या है? बॉर्डर मैनेजमेंट से मतलब है कि इंडिया का जो बॉर्डर है वो लगभग सभी कंट्रीज़ के साथ मिलाकर ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर का है। तो वहाँ पर रोड्स बनाने की ज़िम्मेदारी, वहाँ पर बंकर्स बनाने की ज़िम्मेदारी, वहाँ का मेंटेनेंस, वहाँ का कम्युनिकेशन, वो सारी जो ज़िम्मेदारी है वो MHA पूरी करती है। मैंने गवर्नेंस इश्यूज़ बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, अगर गवर्नेंस को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं तो उस केस में MHA का रोल है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, सो आई विल नॉट डेल्व इनटू इट राइट नाउ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के प्रोविजंस लागू करने हैं या उससे रिलेटेड कोई चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने हैं, then MHA is the coordinating ministry. Please remember these facts because they might even help you immensely in your preliminary examination. और जो सेंसस कंडक्ट होता है हर 10 साल पे, जो जनगणना की जाती है, वो जनगणना भी किसके अंडर आती है? वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि जो MHA है उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। बट हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि हमें सिर्फ MHA की जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है उसको स्टडी करना है। MHA जो इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करती है तो उसे उस मेंटेनेंस के लिए फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे इंडिया में फोर्सेस को ब्रॉडली देखा जाए तो 2 कैटेगरीज में रखा गया है ब्रॉडली। एक है हमारे पास CAPFs, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, और दूसरी हैं इंडिया की डिफेंस फोर्सेस। ओके, डिफेंस फोर्स के अंदर आपकी आ जाती है आर्मी, नेवी, इसके साथ आप एयरफोर्स, ये हमारी मेजर डिफेंस फोर्सेस हैं। एंड जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है उसे हम ऑक्सिलरी फोर्स में कंसिडर करते हैं। सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में इंडिया में प्रेजेंटली 7 एंटिटीज़ कंसिडर की जाती हैं। पहली है CRPF, ये आई एम श्योर आपको पता होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CISF इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। NSG ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड काउंटर टेररिज्म फोर्स है, नाम आपने सुना होगा, याद होगा कि जहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं नॉल, वहाँ पर जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है वो NSG रिस्पॉन्ड करती है। NSG में जो रिक्रूटमेंट है वो यूजुअली डायरेक्ट नहीं होता है। NSG में जो रिक्रूटमेंट होता है वो मोस्टली डेप्यूटेशन बेसिस पे होता है। डेप्यूटेशन से मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो डिफरेंट ब्रांचेस से उठाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी से उठा लिए जाएंगे लोग कुछ साल के लिए, नॉट परमानेंटली, लेट्स से 3 साल के लिए उनको NSG में भेज दिया जाता है आफ्टर गोइंग थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड ऑल। नेवी से ले लिए जाते हैं, यहाँ तक कि जो स्टेट पुलिस सर्विसेज होती हैं वहाँ से ले लिए जाते हैं। IPS से NSG में
लिए जाते हैं जो कैंडिडेट्स हैं। सो ये डेप्यूटेशन होता है, डेप्यूटेशन पे काम करते हैं, टेम्परेरी पीरियड के लिए काम करते हैं। उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको अक्सर हम हमारी डिफेंस फोर्स कंसिडर करते हैं मिस्टेकनली, बट ये एक्चुअली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तरह काम करती है और उसी की कैटेगरी में आती है। यूजुअली इसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने की दी गई है, बट चाइना के बॉर्डर पर भी बीएसएफ को अपॉइंट किया जा सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ एमएचए। हालांकि इनके रोल्स जो हैं वो डिफाइंड हैं, जैसे कि आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने की है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे डिप्लॉय की गई है। एंड आसाम राइफल्स जो कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में ओल्डेस्ट है, इसका ओरिजिन आप इसको ब्रिटिश इंडिया के टाइम से कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 1830s का इसका ओरिजिन है, ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। एंड ये एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन फोर्स है जो कि नॉर्थ ईस्ट में काम करती है। इंडो म्यांमार और इंडो चाइना बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आसाम राइफल्स को दी गई है। जो इन्फिल्ट्रेशन करके सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं उसके लिए आसाम राइफल्स एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हालांकि हमारे पास डिफरेंट कमांडो फोर्सेस हैं, जैसे कि हमारे पास मार्कोस है, हमारे पास गरुण है, ठीक है। ये जो कमांडो फोर्सेस हैं ये अगेन डिफेंस फोर्सेस से आती हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी ये वाली जो कमांडो फोर्सेस हैं, इन कमांडो फोर्सेस का सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस से इतना लेना देना नहीं है। इनका जो अथॉरिटी है, इनका जो स्फेयर है वो अलग है, काम करने का तरीका भी अलग है, लेकिन कभी कभी चीज़ें ओवरलैप हो जाती हैं, कभी कभी जॉइंट ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ ये देखनी है कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, क्योंकि वो एमएचए के अंडर आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती, तो जो भी ब्रांच होगी, चाहे वो सीआरपीएफ की ब्रांच हो या सीआईएसएफ हो या एनएसजी हो या बीएसएफ हो, इन सब के जो हेड्स होते हैं, टॉप लेवल पे जो बंदा बैठा होता है वो हमेशा आईपीएस होता है। यू विल सी कि इनमें से कोई भी बंदा नॉन आईपीएस काडर का नहीं होगा। और इस चीज़ को लेकर अभी रिसेंटली काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर आपने न्यूज़ फॉलो की है देन यू मस्ट बी फेमिलियर विद इट, कि इन आर्म्ड फोर्सेस या यहाँ के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था कि व्हेन वी हैव सर्व्ड in this particular cadre for years, let's say 25 years or 30 years, then why can't we head the entire force? ये privilege सिर्फ IPS के पास ही क्यों है? The controversy has still not been resolved. It is rising and it will continue to rise time and again until a feasible solution is derived upon. एक चीज़ और आपको यहाँ याद रखनी है कि जो coastal security है, क्योंकि security सिर्फ लैंड पे नहीं होती है, सिक्योरिटी समंदर में भी होती है, किनारे पे भी की जाती है। याद होगा आपको बॉम्बे में जो अटैक्स हुए थे, मुंबई अटैक्स, ताज अटैक जो था, उसमें जो टेररिस्ट थे वो समुद्री रास्ते से इंडिया में आए थे। सो कोस्टल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इंडियन नेवी को प्राइमरीली दी जाती है, बट इंडियन कोस्ट गार्ड उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पर एक स्पेशल पुलिस होती है जिसको मरीन पुलिस कहा जाता है। जो भी स्टेट्स इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं वहाँ पर ये मरीन पुलिस का कार्डर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपके आंसर राइटिंग को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाती हैं। अगर आपको कोस्टल सिक्योरिटी का स्टेटमेंट मेंशन करना है देन यू विल हैव टू मेंशन कि कोस्टल सिक्योरिटी सिर्फ इंडियन नेवी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप सिर्फ इंडियन नेवी लिखेंगे देन इट विल शो दैट यू आर नॉट प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड। इंडियन नेवी के साथ साथ कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस ऑफ कोस्टल स्टेट्स एंड रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज भी उसमें इन्वॉल्व्ड। अभी बात करते हैं कि इंडिया में फ़िलहाल जो चैलेंजेस हैं, जिन चैलेंजेस से इंडिया इमीडिएटली गुजर रहा है, जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। लिस्ट तो काफ़ी लंबी है बट यहाँ पर कुछ चीज़ें जो करंट नेचर की हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन द कंट्री, जम्मू कश्मीर में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो सबके लिए एक परेशानी की जड़ है। वी विल हैव टू स्टडी
ऑल दीज टॉपिक्स इंडिविजुअल। इंटरनल सिक्योरिटी में आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी होती है कि अगर किसी प्रॉब्लम का ओरिजिन है तो वो कहाँ से ओरिजिन है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसके सपोर्टिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं, इंडिया ने उस चीज़ से डील करने के लिए कौन से एक्शंस लिए हैं, एंड आगे के लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। हर टॉपिक अपने आप में कई सारे क्वेश्चंस जनरेट कर सकता है। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर, इट्स ओरिजिन एंड ऑल, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कुछ एरियाज़ में आपने अभी भी नक्सलाइट एक्टिविटीज़ वगैरह देखी होंगी। हालांकि जो ट्रेंड है, ये जो पैटर्न है नक्सलाइट्स का, वो काफ़ी रैंडम हुआ है और उसमें काफ़ी कमी आई है। तो उसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ हैं, सरकार ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमेशा से थोड़े से नटोरियस रहे हैं इंसर्जेंसी के मामले में। पिछले कुछ टाइम से इंसर्जेंसी इज़ इन चेक, बट देयर वाज अ टाइम स्पेशली 1990s जब नॉर्थ ईस्ट में ख़ास करके मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, आसाम, ये ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर इंसर्जेंसी पीक पर थी, एंड जम्मू एंड कश्मीर का टेररिज्म तो इनके सामने कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। सो यहाँ पर कौन कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव थीं, किस तरीके से उनको डिसबैंड किया गया, वी विल टॉक अबाउट दैट इवेंचुअली। कम्यूनल डिसहार्मनी, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, तो अगर किसी कंट्री में कम्यूनल राइट्स हो रहे हैं तो दैट इज़ a more severe threat to internal security than something that has been originating from outside. Rise of secessionist and separatist movements and illegal migration. Illegal migration को लेकर बहुत प्रॉब्लम है आसाम में, we already know that। अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसको लेकर कितना स्टर हुआ था देश में, लोग सड़कों पे बैठे रहे थे कई महीने। कोरोना की वजह से शायद वो ख़त्म भी हो गया, अदरवाइज तो इट वुड हैव स्टिल बीन देयर इन न्यूज़। रेडिकलाइजेशन एंड सोसाइटल डिवीज़न, यहाँ पे सोसाइटल डिवीज़न से मेरा मतलब है कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने आप को आगे लेकर आने के लिए कई बार अनजस्टिफाइड और लेट्स से अनफेयर डिमांड्स सामने रख देती हैं, एंड उन डिमांड्स की वजह से इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है इंडिया की। जाट एंड गुर्जर एजिटेशन, एज आई गेव यू एग्जाम्पल इन प्रीवियस क्लासेस एज वेल, कि मैं सिर्फ एक ही आंदोलन की बात कर रहा हूँ। गुर्जर्स ने 2010 में एक आंदोलन किया था, गुर्जर आंदोलन जो था, उन्होंने रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए खुद को एससी कैटेगरी में रखवाना चाहते हैं, ठीक है, अभी फ़िलहाल ओबीसी में आते हैं बट एससी में रखवाना चाहते थे राजस्थान में पर्टिकुलरली, एंड यहाँ दे मे हैव देयर ओन रीजंस फॉर दैट, ठीक है, उनकी डिमांड उनके तरीके से जस्टिफाइड हो सकती है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक हफ्ते से ज़्यादा तक ट्रेन्स का जो कम्युनिकेशन था पूरा वो ब्रेक कर दिया था, स्टेट को पूरा जैम कर दिया था। राजस्थान में ही नहीं, पूरे दिल्ली तक जो भी मेजर गुर्जर बेल्ट्स हैं वहाँ पर आपको इसका एक इफ़ेक्ट देखने को मिला था। आई एम नॉट श्योर वेदर यू रिमेंबर इट और नॉट, एंड अगर उसी का डैमेज एस्टिमेट किया जाए तो ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का लॉस हुआ था इन अ वीक भारत सरकार को। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये भी इंटरनल सिक्योरिटी में कंसीडर किए जाते हैं। ट्रांसनेशनल टेररिज्म, वो टेररिज्म जो देश के बाहर क्रिएट हो रहा है, और वो सिर्फ इंडिया को ही अफेक्ट नहीं कर रहा है बट इंडिया इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड। जैसे कि आईएस, इस्लामिक स्टेट, पहले आईएसआईएस हुआ करता था, अल-कायदा, हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर ऑलरेडी ये अपना फुट होल्ड काफ़ी स्ट्रांगली इस्टेब्लिश कर चुके हैं, एंड इंडिया में न जाने कितने स्लीपर सेल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और इसके लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दिन रात काम करती हैं, इंडिया के जो लोग हैं उनको सेफ एंड सिक्योर रखा जाए। इसके बाद बारी आती है साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी अगेन अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज टू मैनेज। इसको मैनेज करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिकेट टास्क्स,
एंड साइबर सिक्योरिटी के जो लोग हैं दे आर नॉट लाइक टिपिकल मॉबस्टर्स के वो नकाब पहन के आएंगे बैंक लूटने के लिए एंड ऑल, नॉट लाइक दैट. वो अपने घर पे आराम से शॉर्ट्स में बैठे हुए होते हैं एंड देयर प्रोग्राम्स they attack your system like 1,000 times within a minute and they will keep trying. 2016 में शायद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो था उसमें एक मेलवेयर के थ्रू ब्रीच हुई थी जिससे उसे लगभग $171 मिलियन का लॉस हुआ था. हालांकि उसने क्विक एक्शन लिया और जो पैसा था वो ऑलमोस्ट पूरा नहीं बट कुछ लॉस के बाद जो पैसा था उसको रिकवर कर लिया गया. तो साइबर सिक्योरिटी भी इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ये इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के एग्जिस्टेंस को डिस्टेबलाइज कर सकती है. एंड फाइनली ब्लैक मनी, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स एवेजन, ये भी इंडिया के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं. सो हमारा जो सिलेबस है या जो हमारा डिस्कशन होगा वो बेसिकली इन्हीं टॉपिक्स के आसपास होने वाला है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आम तौर पे देखने को मिल जाएंगे. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड, कम हो रहा है लेकिन अभी भी मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर अफेक्टेड बाय इट. अब आप यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच टू काउंटर द चैलेंजेस पोज्ड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. आपको पहले ये समझ आना चाहिए कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है क्या. अगर उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड आया है तो वो गवर्नमेंट के कौन से एक्शंस की वजह से आया है. जो पार्ट्स अभी तक एक्सट्रीमिज्म से एनगल्फ्ड हैं या अफेक्टेड हैं वहाँ पर लोग चेंज क्यों नहीं हुए हैं और उसका रीज़न क्या है. एंड गवर्नमेंट की अभी तक की अप्रोच क्या रही है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से डील करने के लिए. ये क्वेश्चन एक क्लासिक क्वेश्चन है इंटरनल सिक्योरिटी का जीएस पेपर 3 के अंडर. दूसरा ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं. इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू 2 वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलिसिट opium growing states has enhanced her internal security concerns. Explain the linkages between the drug trafficking and other illicit activities such as gun running, money laundering, human trafficking, and what countermeasures should be taken to prevent the same. I assume that you have limited information in order to deal with this question. ठीक है, because इसके लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन को क्या किया गया है, थोड़ा सा इंटरलिंक किया गया है. यहाँ पर ओपियम ट्रेड और ओपियम से जुड़े हुए, ओपियम ट्रेड से क्या हो जाएगा आपका ड्रग मनी. ड्रग मनी से क्या होता है, ड्रग मनी के लिए आपको गन रनिंग, आपको गन पावर चाहिए, आपको लोगों को मारना पड़ सकता है, मरना पड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एंड ऑल. लॉट ऑफ क्राइम्स हैपन व्हेन इट इज़ अबाउट ड्रग ट्रैफिकिंग. ड्रग्स के साथ साथ जो पैसा होता है उसको लॉन्डर किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ पे काम आती है. और उसके साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये भी इन्वॉल्व हो जाता है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ आपका जो प्रोस्टिट्यूशन है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है. सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि इंडिया की प्रॉक्सिमिटी, यहाँ पे कौन सी प्रॉक्सिमिटी की बात हो रही है, यहाँ पे फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी की बात हो रही है. ऐसा नहीं है कि हम जो बिगेस्ट ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स हैं उनके साथ बहुत दोस्ती मेंटेन करते हैं एंड वी इनवाइट देम फॉर अ कप ऑफ टी. इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन दे आर आवर नेबर्स. कौन से नेबर्स की बात हो रही है, अफ़गानिस्तान. ये भाई साहब ऐसे हैं कि पूरी दुनिया का लगभग 82 to 84% जो ओपियम है, जो अफ़ीम है, वो यहाँ उगाया जाता है इलीगली. दूसरा नेबर है हमारा म्यांमार. लगभग 6 to 7% ऑफ वर्ल्ड्स ओपियम ये यहाँ पर ग्रो किया जाता है और इंडिया इन दोनों के बीच में है. तो इतने मेजर स्केल पर अगर ओपियम ट्रेड हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, तो उससे इंडिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न है क्या वो इंक्रीज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. क्या इंडिया में ड्रग्स का धंधा चलता है या नहीं चलता है, काफ़ी लार्ज स्केल पे चलता है. एंड इट इज़ अ multi-billion dollar इंडस्ट्री इवन इन इंडिया. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं वो ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व्ड हैं. ओके, इवन पॉलिटिशियंस
कैन नॉट बी completely absolved of their involvement in drug running and all. ये सब शैडो के अंडर काम होता है. तो इस क्वेश्चन में आपको बस सारी चीज़ों को इंटरलिंक करना है. वंस यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन देन आई एम श्योर यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन. आप देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इट. सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि साइबर अटैक्स कितने टाइप्स के होते हैं या कितने टाइप के हो सकते हैं, एंड इंडिया ने या कंट्रीज जो हैं वो यूजुअली किस तरीके का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर सकते हैं इन साइबर अटैक से डील करने के लिए. सो व्हेन वी स्टडी लेट्स से साइबर अटैक, तब हम इन सारी चीज़ों की बात करेंगे. मॉब वायलेंस, ये आपने सुना होगा, मॉब लिंचिंग एंड ऑल. गाय को लेकर कई सारे लोगों को मार दिया गया है. ये जो प्रॉब्लम है ये इंडिया में एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है. तो यहाँ पर आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि इस प्रॉब्लम का जो राइज है उसके पीछे रीज़न क्या है, एंड सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ आपको इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको एक्सप्लेन करना है. सो द क्वेश्चंस आर वेरी जनरल इन नेचर, एंड इफ़ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंटरनल सिक्योरिटी वर्क्स, गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्शंस लिए हैं, देन इट बिकम्स relatively easier to deal with internal security sections. बाकी के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ठीक है. So let's talk about the first topic under internal security, that is money laundering. Guys, ये जो वर्ड है लॉन्ड्रिंग, ये कोई आपके लिए अनफेमिलियर वर्ड नहीं है. आपने सुना होगा लॉन्ड्री, कपड़े लॉन्ड्री करना. जब कपड़े गंदे होते हैं तो उनको धुलाई के लिए दिया जाता है. सरल भाषा में बोलूँ तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि जो डर्टी मनी होता है, डर्टी मनी कहाँ से आएगा? डर्टी मनी आएगा इलीगल कामों से. कौन से इलीगल काम? मे बी ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसा आ रहा है, मे बी प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से पैसा आ रहा है, मे बी इलीगल मेडिसिन्स का जो रैकेट होता है वहाँ से पैसा आ रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से पैसा आ रहा है, इलीगल आर्म्स डीलिंग से पैसा आ रहा है, एक्सटॉर्शन से पैसा आ रहा है, या मे बी टेररिज्म. ओके, तो जहाँ पर पैसा डर्टी होता है, दैट डर्टी मनी, उसको क्लीन किया जाता है. क्योंकि अगर डर्टी मनी को क्लीन नहीं किया जाएगा एंड यू आर डीलिंग इन बल्क कैश ट्रांजैक्शंस, देन द चांसेस ऑफ बीइंग कॉट दे आर वेरी वेरी हाई. क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी काफ़ी ऊपर है एंड कंट्रीज़ जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग को एक सीरियस ऑफेंस कंसिडर करते हैं. तो people have to be very careful in using the money. I will give you one very simple example so that you can understand. आप यहाँ तक कि जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी कौन सा मनी होता है? ब्लैक मनी वो मनी है जो ज़रूरी नहीं है कि आपने गैर कानूनी तरीके से कमाया हो, लेकिन इस पैसे पर आपने सरकार को, गवर्नमेंट को जो टैक्स बनता है वो पे नहीं किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी व्यक्ति ने एक साल में 100 करोड़ रुपए कमाए और सरकार का टैक्स जो बनता है इस पर वो बनता है लेट्स से 30 करोड़ रुपए. तो आइडियली अगर किसी व्यक्ति की इनकम, लेट्स नॉट से उसने कमाए, लेट्स से किसी का प्रॉफिट 100 करोड़ है, तो उसमें से 30 करोड़ सरकार को मिलना चाहिए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग. लेकिन वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा एफिशिएंट सीएज हायर करेगा, उनको 10-20 लाख की सैलरी प्रोवाइड करेगा और इस 100 करोड़ के प्रॉफिट को वो 100 करोड़ ना दिखाकर हार्डली 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगा. तो जो सरकार के पास पैसा जाएगा वो कितना जाएगा? वो केवल 3 करोड़ जाएगा. 30%. लेकिन बाकी का जो 90 करोड़ रहा वो उसने ब्लैक मनी में और एज ब्लैक मनी स्टोर कर लिया. उसे वो फ्रीली यूज़ नहीं कर सकता है, उसे वो कॉशियसली यूज़ करेगा और उसे इस 90 करोड़ को भी किस में कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी? वाइट मनी में कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी. सो व्हेनेवर डर्टी मनी, चाहे वो किसी क्राइम से एसोसिएटेड हो, चाहे वो ब्लैक मनी हो, जब भी उसे लॉन्ड्रिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद उसे सिस्टम में रीइंटीग्रेट कर दिया जाता है, सिस्टम में रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. तो ये जो टर्म है, ये जो प्रोसेस है, इसको कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग. डेफिनेशन ये आपको रटनी पड़ेगी.
इंटरपोल की डेफिनेशन ये लिखी हुई है एंड जो जेनरिक डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप ये डेफिनेशंस एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज में लिखें। वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट, आप अपने शब्दों में भी इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। सो सिंपल वर्ड्स में, डर्टी मनी जो कि डर्टी कामों से ओरिजिनेट होता है, इस मनी को जब क्लीन किया जाता है और इसे बिना किसी रिजर्वेशन के जब यूज़ किया जाए या यूज़ करने के लायक हो जाए विदाउट एनी रिजर्वेशन, तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। मान लीजिए किसी ने ड्रग ट्रेड से 1000 करोड़ रुपए कमाए, सपोज, ओके। वो 1000 करोड़ रुपए अगर वो व्यक्ति यूज़ ही ना कर पाए तो फ़ायदा क्या होगा? मान लीजिए किसी ने 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो उसे पहले क्या चाहिए? उसे एक बड़ा मैंशन चाहिए रहने के लिए, बड़ा बंगला चाहिए, उसे लैम्बोर्गिनी चाहिए, या मे बी उसे मैसेराटी चाहिए, उसे कुछ और चाहिए, ओके। तो वो क्या करेगा? वो उस 1000 करोड़ को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता है। डायरेक्ट यूज़ करेगा तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, उसके रेडार पर आ जाएगा। उसे पहले उस मनी को क्लीन करवाना पड़ेगा, उसे डिफरेंट चैनल्स के थ्रू प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाकर वो उस मनी को यूज़ कर पाएगा, ओके। इफ़ आई गो टुमारो टू लेट्स से ऑडीज़ शोरूम और वहाँ जाकर मैं 2 करोड़ की कार खरीद ले, अगर मैंने 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया, मेरी हैसियत नहीं है 2 लाख की कार खरीदने की, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, डू नॉट टेक इट लिटरली, ओके। सपोज कीजिए मेरी हैसियत नहीं है 2 लाख की कार खरीदने की और मैं जाके 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सस्पिशन रेज होगा और मेरे ऊपर सर्वेलेंस बैठ जाएगी। जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट एजेंसीज मॉनिटर करती हैं। दैट इज़ वाई जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं या जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने वाले हैं या जो टेररिस्ट्स हैं, दे गो टू अ लॉट ऑफ ट्रबल टू मेक श्योर कि उनका जो पैसा है वो अनट्रेसेबल हो, उसे उन तक रिलेट ना किया जा सके, ओके। बात आती है डेफिनेशन की। आई ऑलरेडी टोल्ड यू डेफिनेशन की ज़रूरत आपको पड़ेगी एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन्ड है, सिंपल टर्म्स हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत और नहीं है। अकॉर्डिंग टू IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अकॉर्डिंग, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग का जो एस्टिमेट है वो है लगभग 2 to 5% ऑफ द वर्ल्ड। एक बार गूगल पे सर्च करके देखना कि वर्ल्ड की GDP कितनी है। यू कैन नॉट इवन काउंट इट, इट्स सो डैम बिग अमाउंट। और अगर आप उसका 2 to 5% भी लेते हैं तो इट इज़ इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। नाउ लेट्स डिस्कस द नॉर्मल स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। एक ट्रेडिशनल मेथड में मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से की जाती है। सबसे पहली स्टेज होती है प्लेसमेंट, देन वी हैव लेयरिंग एंड देन वी हैव इंटीग्रेशन। सरल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हाउ एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग हैपन्स। प्लेसमेंट अर्लीस्ट स्टेज है जहाँ पर जो कैश या जो फंड्स हैं इलीगली ऑब्टेन किए गए हैं, उन फंड्स को हमें एक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंसर्ट करना है, एफिशिएंटली इंसर्ट करना है। सपोज़ आपके पास 500 करोड़ के फंड्स हैं, उन फंड्स को आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या सिस्टम में इंसर्ट करना है। तो आप बैंक के पास सीधा 500 करोड़ का डिपॉजिट नहीं देंगे, बिकॉज बैंक विल आस्क यू कि आपके पास 500 करोड़ रुपए कहाँ से आए, और आपको उसका जो ओरिजिन है मनी का वो शो करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स यू कैन नॉट से कि ये तो मैंने ड्रग ट्रेड से कमाया है, मैंने ओपीएम बेची है 500 करोड़ की, ओके। सो यू कांट से दैट। सो आपको इस 500 करोड़ को इंसर्ट करने के लिए बीच में मिडिल मैन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार मिडिल मैन जो होते हैं वो नोइंगली पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार अननोइंगली पार्टिसिपेट करते हैं। अगर फंड्स स्मॉलर हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अभी रिसेंटली जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के टाइम पर 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे कैश, वो बंद कर दिया गया था।
जिन लोगों के पास कैश था काफ़ी लार्ज अमाउंट में, वो अपने अकाउंट में उसे जमा नहीं करवा सकते थे और एक अकाउंट में एक बार में 4,000 रुपये जमा करने की परमिशन दी गई थी। तो लोगों ने क्या किया, किसी के पास मान लीजिए 5 लाख का फंड था, तो उसने 20 लोगों को पकड़ा और सबको बोला कि अपने अपने अकाउंट में 2-2 बार में, 3-3 बार में या 4-4 बार में जाकर 4-4 हज़ार रुपये जमा करवाने हैं। जितनी बार वो पैसा जमा करवाते थे, गरीब लोग जिनके अकाउंट में पैसे अगर चले भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार बोलेगी कि इट डजेंट मैटर एट ऑल, वो तो स्क्रूटनी में कभी आएंगे ही नहीं। वो हर 4,000 पे डिपेंड करता था, रेट पर्सन टू पर्सन वेरी करता था, किसी को 500 रुपये मिलते थे, किसी को 200 रुपये मिलते थे, किसी को 300 रुपये मिलते थे। इस तरीके से उन्होंने सारा का सारा पैसा उनके बैंक अकाउंट्स में डलवा दिया और वहाँ से जो नए नोट निकले वो उन्होंने अपने यूज़ के लिए रख लिए। सो बेसिकली यहाँ पर ये जो 500 से 1,000 के जो नोट की उन्होंने होर्डिंग की हुई थी, जो जमा किए हुए थे, ये जो ब्लैक मनी था, इसको उन्होंने छोटे छोटे इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके पैसे को उनसे कैश में निकलवा कर नए नोट्स के थ्रू वापस ले लिया। अब इतने सारे अकाउंट से पैसा होकर गया था कि ओरिजिनल सोर्स के पास जाना या ओरिजिनल सोर्स को ट्रेस करना इम्पॉसिबल था। तो ये चीज़ इंडिया में भी हुई है। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इसका एक बहुत बहुत बड़ा वर्जन है, जहाँ पर फंड्स मिलियंस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, कभी कभी लोग विलफुली पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक किसी की कंपनी सपोज कीजिए डेट में रन कर रही है और उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। कोई एक गुड समैरिटन आता है और बोलता है कि आपको 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, फ़ाइन, मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूँ, नो इंटरेस्ट रेट पर। लेकिन कंडीशन ये है कि आप ये जो पैसा है ये आप किसी और सोर्स से दिखाएंगे, आप ये पैसा मेरे सोर्स से नहीं दिखाएंगे, आप इसको लोन फ्रॉम सम अदर सोर्स दिखाएंगे बिकॉज यू आर इन नीड ऑफ मनी। और क्योंकि वो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है तो वो स्क्रूटनी के अंडर नहीं आएगा, वो भी इतने छोटे अमाउंट के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से अ वेरी बिग कंपनी। और जब वो पैसा उसको रिटर्न करेगा तो वो पैसा, ये जो 10 करोड़ का अमाउंट है, ये डायरेक्टली उस यूज़र को जिससे उसने लिया है उसको रिटर्न नहीं करेगा। ये पहले उसे मल्टीपल स्टेजेस पर डिफरेंट बैंक अकाउंट्स के थ्रू रोल करेगा और उसके बाद पैसा फाइनली कैश के तौर पे या बॉन्ड्स के तौर पे जो ओरिजिनल यूज़र था या जिसने लैंड किया था उसके पास पहुंचेगा। ये हुआ जहाँ पे मिडिल मैन को इतनी नॉलेज नहीं है कि वेदर ही इज़ बीइंग यूज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग और नॉट। दूसरे प्रोफेशनल मिडिल मैन होते हैं जिनका काम ही मनी लॉन्ड्रिंग करना होता है। और वो किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं कि पैसे को वो शेल कंपनीज़ में, शेल कंपनीज़ होती हैं जो कि सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं, करोड़ों की खरीद हो रही होती है, चैरिटी हो रही होती है, ना जाने कौन कौन से ऑपरेशंस में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट एवरीथिंग इज़ बीइंग डन ऑन पेपर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर मूव्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, फिर तीसरे अकाउंट में, चौथे अकाउंट में, पाँचवें अकाउंट में। इट्स लाइक कि एक पूरा चेन बना दिया जाता है और लास्ट में जो पैसा है वो उस बंदे के पास जाता है जहाँ से पैसा ओरिजिनेट हुआ था। अब इस चेन को ट्रेस करना आज की डेट में वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट वंस द मनी इज़ इन द सिस्टम, लेयरिंग अगर उसकी हो गई तो उसके बाद पैसे को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ वाई जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग को सबसे इनिशियल स्टेज पर, जो कि प्लेसमेंट की स्टेज है, जो कि सबसे वल्नरेबल स्टेज है, जहाँ पर मनी को कैच किया जा सकता है, यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश की जाती है। वंस इट इज़ इनटू द सिस्टम, उसके बाद तो फिर चांसेस जो हैं वो ना के बराबर होते हैं कि आप पैसे को बैक ट्रेस कर सकें। लेयरिंग को आप बेसिकली मडीइंग द वाटर भी कह सकते। मडीइंग द वाटर यहाँ पर इसका मतलब है कि चीज़ों को ट्रेस करना मुश्किल बना देना। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्विमिंग पूल ले लीजिए। अब अगर स्विमिंग पूल में पानी क्लीन है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, और उसमें आप एक छोटी सी रिंग भी डाल देंगे तो आप उसे ईजिली बाहर से देख पाएंगे। ओके,
तो अगर लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस होते हैं सो दे आर लाइक रिंग्स इन क्लीन पूल ऑफ वाटर। लेकिन उसी पूल में अगर आप 50 रिंग डाल दें और जो पानी है उसको पूरा मिट्टी से गंदा कर दें, देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट कि कौन सी रिंग कहाँ गिरी है एंड कहाँ से किसका ओरिजिन है, कहाँ से ट्रेस है। सो मनी लॉन्ड्रिंग इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड ये कोई नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम एंड दैट इज़ वाई एक्शंस हैव बीन टेकन ऑन नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल स्केल। इंटीग्रेशन ये थर्ड स्टेज है जहाँ पर लॉन्ड्रिंग के बाद पैसा क्लीन होकर ओरिजिनल यूज़र के पास आ जाता है और वो बंदा उसे किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकता है। वो उससे कोई भी लग्जरी आइटम खरीद सकता है, बंगलो खरीद सकता है, उससे वो मर्सिडीज़ खरीद सकता है या मे बी समथिंग एल्स। ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स विद दिस मनी बिकॉज दिस मनी इज़ वाइट मनी एंड उसका वो ट्रांजैक्शन शो कर सकता है कि उसके पास वो पैसे कहाँ से आए। शेल कंपनीज बना के, कसिनोज़ के थ्रू। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का धंधा है, बिजनेस है ड्रग ट्रैफिकिंग का या कोई इलीगल बिजनेस है उसका, ओके, लेकिन वो क्या करता है, वो चैरिटी का बिजनेस भी साइड बाय साइड रन करता है। वो एक लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन रन करता है जो कि बुज़ुर्गों की मदद करती है, ओल्ड एज होम रन करता है। ड्रग मनी का पैसा वो किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के थ्रू यहाँ पर चैरिटी के थ्रू शो कर सकता है कि पैसा उसे चैरिटी में मिला है। वंस दिस मनी हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन हिज चैरिटी इंस्टीट्यूशन अकाउंट, ये पैसा उसके लिए क्लीन मनी हो जाएगा। आपको याद होगा एक मूवी थी बहुत पहले, साउथ इंडियन मूवी थी शिवाजी, रजनीकांत की। उसमें ब्लैक मनी को वाइट कैसे करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं वो एग्जैक्टली दिखाया गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप गूगल पे जाके सिर्फ वो पार्ट देख सकते हैं। आई विल नॉट एडवाइज यू टू वॉच द एंटायर मूवी। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग इज। डर्टी मनी, उसकी क्लीनिंग और उसका फाइनल यूसेज। अब क्वेश्चन रेज होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, लोग इसे क्यों रोकना चाहते हैं। इसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी हैं एंड सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये है कि प्राइवेट सेक्टर इससे हद से ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। कुछ पार्टीज़ इतनी ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं कि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो पूरे प्राइवेट सेक्टर को, कुछ सेक्शंस को एटलीस्ट मोनोपोलाइज कर सकती हैं, डीस्टेबलाइज कर सकती हैं। आरबीआई हमारे देश में या हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो क्या करती हैं, वो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, आई मीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी को रेगुलेट करने की कोशिश करती हैं। और उसका बेसिस क्या है, उसका बेसिस है मनी। जब मनी इलीगल तरीके से ऑब्टेन किया जा रहा है और उसे लीगल तरीके से यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है जिससे पूरे देश का जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो ऑलमोस्ट लूज़ होने की कगार पे आ जाता है। एंड पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ ज़्यादा होती है जैसे कि जहाँ पर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यूएस में मनी लॉन्ड्रिंग करना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। बांग्लादेश में मनी लॉन्ड्रिंग करना काफ़ी आसान होगा इन कंपैरिजन टू इंडिया। लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ कोर्स होगा, ये इसका मॉनेटरी इम्पैक्ट है। एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स ये भी अफेक्ट होंगे क्योंकि लार्ज सम्स ऑफ मनी, यहाँ पे सिर्फ 500 करोड़ और 1000 करोड़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड बिलियंस की बात हो रही है। जब इतना पैसा किसी इकोनॉमी में इंजेक्ट होता है या उससे इजेक्ट होता है तो वहाँ पर जो एक्सचेंज रेट्स हैं और इंटरेस्ट रेट्स हैं वहाँ पर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, एक अनसर्टेनिटी आ जाती है जिससे कि फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स कर सकती है, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकते हैं, कंट्री का एग्जिस्टेंस कोलैप्स कर सकता है। ओके, स्टीप राइज और स्टीप फॉल, दिस इज नॉट स्टील, दिस इज स्टीप फॉल इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन या तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या डिफ्लेशन हो सकता है, डिपेंड्स
कि मनी को इंजेक्ट किया जा रहा है इलीगली या उसको इजेक्ट किया जा रहा है। एंड इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल फ्लोज को तो डेफिनेटली ये अफेक्ट करता ही करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इट शुड बी समवेयर अराउंड इन 150 वर्ड्स, ठीक है, वर्ड लिमिट, या मैक्सिमम 250 हो सकता है। उसके लिए ये कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है। इसको फर्दर अगर आप एक एक लाइन में इलेबोरेट करके भी लिखेंगे देन योर जॉब इज डन। सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा आ रहा है तो सोसाइटी में क्रिमिनलाइजेशन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, स्मगलिंग एक्टिविटीज़, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ेगा। एंड रिजल्ट ये होगा कि वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो भी क्रिमिनलाइज हो जाएगी, वहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के इतने बड़े लेवल पर चीज़ों को रन करना इज़ इम्प्रैक्टिकल। सो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो एन आउटकम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कैपेसिटी टू डीस्टेबलाइज द गवर्नमेंट्स, इतने फंड्स होते हैं इन लोगों के पास कि ये सरकारों को कभी कभी, नॉट इन अ बिग कंट्री लेट्स से लाइक इंडिया, बट इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पर पैसे की थोड़ी कमी है, सरकार थोड़ी अनस्टेबल है, तो वहाँ पर वो सरकारों को बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। ये पावर रखते हैं वहाँ के जो माफियाज होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा एंड इनकम का या रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली इनइक्विटेबल होने वाला है। नाउ लेट्स सी ग्लोबल एफर्ट्स टू डील विद मनी लॉन्ड्रिंग, बिकॉज I told you that it is not just a national problem, it is an international problem, and international level पे इसको हैंडल करना is equally important. गाइज, सबसे पहले जो एफर्ट्स लिए गए थे मनी लॉन्ड्रिंग से डील करने के लिए वो वियना कन्वेंशन में लिए गए थे। वियना कन्वेंशन को आप ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज़ कह सकते हैं। ये एक जनरल कन्वेंशन था जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में ग्लोबल स्केल पर डिस्कशन किया गया था। इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बट आपके लिए काम की चीज़ ये है कि इस कन्वेंशन में जो सिग्नेटरी स्टेट्स थे, इट मीन्स जिन्होंने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था, जो इसके पार्ट्स थे या फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनके लिए मैंडेटरी था मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनलाइज करना, स्पेशली फ्रॉम ड्रग ट्रैफिकिंग। तो यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या जो ब्लैक मनी की मनी लॉन्ड्रिंग है उसको क्रिमिनलाइज करने की बात नहीं की गई है। ड्रग ट्रैफिकिंग से अगर पैसा आया और उस पैसे को किसी ने लॉन्डर किया है तो वो चीज़ वियना कन्वेंशन के थ्रू हर सिग्नेटरी स्टेट को क्रिमिनलाइज करनी थी। दिस वॉज द फर्स्ट ग्लोबल एफर्ट दैट वॉज टेकन टू डील विद मनी लॉन्ड्रिंग। क्वेश्चन इज कि हमें ज़रूरत क्यों है इस इंफॉर्मेशन की। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है that what are the steps that have been taken on global scale to deal with the menace of money laundering। दूसरा एक्शन क्या लिया गया? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। इसके बारे में हमने जब हम NCERT की क्लासेस कर रहे थे तब भी बात की थी। फॉर द फर्स्ट टाइम जो G7 कंट्रीज़ थे उन्होंने 1989 में जो इकोनॉमिक समिट की थी वहाँ पर एक FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया था और उसका एक सोलो ऑब्जेक्टिव उन्होंने दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग जो ग्लोबल स्केल पर हो रही है उसे रोकना है बाय एनी मीन्स नेसेसरी। इंडिया बिकेम 34th कंट्री मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन 2010। तो इंडिया ने इस FATF को कब ज्वाइन किया है? 2010 में ज्वाइन किया। आज के डेट में इसमें मोर देन 50 कंट्रीज़ हैं जो इसके पार्ट हैं, ठीक है। एंड IMF और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इन दो इंस्टीट्यूशंस का नाम याद रखना। ये दोनों ऑफिस कॉन्टीन्यूसली अपने मेंबर कंट्रीज़ पर वॉच बना के रखते हैं, नज़र बना के रखते हैं कि क्या उन कंट्रीज़ में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्या वहाँ पर सफिशेंट लेजिस्लेशन, सफिशेंट लॉज हैं या नहीं हैं जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर सकते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग से डील कर सकते हैं। बट दीज आर जस्ट मेजर्स, ओके। नो वन कैन गारंटी कंप्लीटली कि मनी लॉन्ड्रिंग होगी ही नहीं।
So far, we have not come up with any permanent solution to money laundering. अभी इंडिया के एफर्ट्स की बात करते हैं कि इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में क्या किया है. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा. ये जो नेशनल हेराल्ड केस था, विजय माल्या केस था, नीरव मोदी केस था, इन सब में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक अहम भूमिका निभाई थी. क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी and it is also called Economic Intelligence Unit of India. It works under Department of Revenue and reports to Ministry of Finance. काम क्या है इसका? काम है to fight economic crimes in India. Normal crimes से डील करना is not the job of Enforcement Directorate. जहाँ पे economic crimes होंगे वहाँ पर Enforcement Directorate intervene करती है. It has been so much in news. Please remember that it was established in 1956. यूपीएससी कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछ सकती है. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को काफ़ी ऑटोनॉमी दी गई है केसेस से डील करने के लिए जहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह होता है. छोटे मोटे केसेस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व नहीं होती है. जहाँ पर बड़े केसेस होते हैं, बड़े लेवल का फ्रॉड होता है, वहाँ पर ईडी जो है वो काम करती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट वाज टू एनैक्ट फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. इसको अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बट इसका सरल भाषा में जो ऑब्जेक्टिव था वो था एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ावा देना और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप करना. किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या उसके जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, दे आर ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस बिकॉज उससे उस पर्टिकुलर कंट्री की जो करेंसी है उसको स्ट्रेंथ मिलती है. अब फीमा के अंडर बाहर से फंड्स अलाउड होते हैं और इंडिया से भी बाहर फंड्स को भेजना अलाउड होता है. तो फीमा क्या करेगा? फीमा कहीं ना कहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है लाइक इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें एक रोड ब्लॉक का काम कर सकता है अगर इसके लॉज को प्रॉपर तरीके से अप्लाई किया जाता है. दैट इज़ वाई फीमा में अकाउंट को या ट्रांजैक्शंस को दो कैटेगरीज में रखा गया है. वन इज़ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड अनदर वन इज़ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. इन सिंपल लैंग्वेज, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो अलाउड होते हैं. इट मीन्स भारत सरकार उनको मॉनिटर ज़रूर करेगी लेकिन दे आर अलाउड. लेकिन अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी पाई जाती है तो उस केस में जो आरबीआई है वो क्या कर सकती है? वो इन ट्रांजैक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. ऑन द अदर हैंड, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनमें हेफ्टी अमाउंट की ज़रूरत होती है, दीज अमाउंट्स आर परमिसिबल ओनली बाय ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई. सो एक और तरीके से अगर इसे मैं कहना चाहूँ तो वो ये होगा कि करंट अकाउंट्स और करंट अकाउंट transactions are available unless prohibited by the RBI or as per the directives, and capital account transactions are prohibited unless authorized by the RBI or as per the directives. दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि करंट अकाउंट से आप बेसिक चीज़ें कर सकते हैं. मान लीजिए आपका कोई ऑन गोइंग ट्रेड है, आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं, आप अपने टैक्सेस पे कर सकते हैं, आप कोई शॉर्ट टर्म जो लोन है वो ग्रांट कर सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं. ये सारी चीज़ें आपकी करंट अकाउंट के अंडर आ जाती हैं. लेकिन कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है जब आप अपने एसेट्स या अपनी लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज लेकर आते हैं. व्हाट इट मीन्स इज़ कि अगर आपने अपना कोई बहुत बड़ा ऑफिस है, लेट्स से आप अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप कर रहे हैं, वहाँ से काफ़ी सारा कैश फ्लो है, यू हैव अ बिग बिल्डिंग ओके विच इज़ वर्थ लेट्स से मिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो उस केस में अगर आपको वहाँ से विड्रॉ करना है या उस केस में अगर आपको किसी दूसरे कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करना है, तो उस टाइम पर आपको कंसर्न्ड कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होगा वहाँ से परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी. एक चीज़ और आप याद रखना कि फीमा जो है वो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, वो इंडियंस के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना फॉरेनर्स के लिए है. मान लीजिए कोई इंडियन अगर
विदेश में कोई कंपनी ऑपरेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल HCL दुनिया के लगभग 27 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने ऑफिसेज ऑपरेट करती है, तो अगर यहाँ से पैसा HCL के थ्रू किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो वो भी फीमा के अंडर ही कंसीडर किया जाएगा। सो फीमा के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने की कोशिश की गई है, बट अगेन इसको रोकना इज़ बिट आइडियल एक्चुअली, ठीक है। पॉसिबल, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट एक्शन लिया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में लिया गया था। इसके अंडर इसको सीवियरली पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। इंडिया में अंडर सेक्शन 468 ऑफ CRPC मनी लॉन्ड्रिंग के केस में डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट कि कितने बड़े रैकेट का आप हिस्सा हैं, आपको 3 से लेकर 10 साल की जेल हो सकती है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जो 2002 का एक्ट था, यहाँ पर एक अपर लिमिट रखी गई थी 5 लाख की, कि उसके ऊपर जो फ़ाइन लगेगा वो 5 लाख रुपए का लगेगा। लेकिन 2012 में इसका अमेंडमेंट किया गया और 2012 के अमेंडमेंट के बाद से जो अपर लिमिट है उसको हटा दिया गया है। आज के डेट में करोड़ या उससे ज़्यादा का भी फ़ाइन लगा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट दैट यू हैव एक्चुअली लॉन्डर्ड। ओके, उसके बाद एक और एक्शन लिया है, वो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। काफ़ी न्यूज़ में रहा है 2018 से, विजय माल्या को लेकर न्यूज़ में रहा है काफ़ी। सो एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है, ये यूजुअली इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट जब इन्वॉल्व होता है या उसमें फ्रॉड होता है या जो ऑफेंडर है वो पे नहीं करना चाहता है और ट्रायल को फेस ना करके वो वहाँ से एस्केप कर जाता है, भाग जाता है, तो उस केस में उसे फ्यूजिटिव या इकोनॉमिक ऑफेंडर उसे अनाउंस किया जाता है। उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, एक हियरिंग होती है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है, एक स्पेशल कोर्ट लगाई जाती है जो कि किसी को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर अनाउंस करती है। बट जो चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है वो ये है कि सिर्फ पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट करना ही फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अंडर नहीं आता है। इसके अंडर 4 मेजर ऑफेंसेस को रखा गया है। एक है करेंसी को काउंटरफीट करना, दूसरा है गवर्नमेंट स्टैंप्स को काउंटरफीट करना, या चेक डिसऑनर होना, या मनी लॉन्ड्रिंग होना। चेक डिसऑनर का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को 2000 रुपये का चेक दिया और वो बाउंस हो गया और आपके ऊपर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स लगा दिया जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। द अमाउंट शुड बी वर्थ इट, और जो मिनिमम कैप रखी गई है वो 100 करोड़ की रखी गई है। ओके, सो ये हमारे इंडिया के एक्शंस हैं जो अभी तक लिए गए हैं। एंड फीमा जो है और PMLA जो है, ये सब आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ आता है, आपको कन्फ्यूजन होता है, तो यू कैन आस्क मी इन दी डाउट सेशन, आई विल एक्सप्लेन इट देन एंड देयर। ऑल राइट, अभी बात करते हैं सजेशंस टू डील विद द मनी लॉन्ड्रिंग। प्रॉब्लम पता है, कॉजेज़ पता हैं, फंक्शन पता है, कैसे काम करती है, सरकार ने एक्शन भी ले लिए। अब इसके अलावा और क्या सजेशन हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसे रोकने का, करने का नहीं, ठीक है। हाउ टू आउटस्मार्ट द गवर्नमेंट, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सजेस्टिंग। सो प्लीज़ ये आप होमवर्क में अटैम्प्ट करेंगे। ट्राई टू ब्रॉडन योर हॉराइजन्स, try to think of something which can help in the prevention of money laundering. So I guess we are done with the first topic of internal security. Now you understand कि money laundering से कितनी severe problems हो सकती हैं. You understand the impact, causes, you understand the structure, Indian stand, India's actions and global actions to deal with money laundering. Okay? कहीं पर भी मनी लॉन्ड्रिंग से क्वेश्चन आता है, you can easily handle that. Alright guys, thank you so much. I'll see you soon in the live doubt session. Bye bye.